हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। तो आज के इस लेक्चर में हम अपनी नई यूनिट थर्ड को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स। ओके, इसके पहले की जो दो यूनिट्स थी, एक अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स था, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स था, एंड दूसरी यूनिट अपने पास स्पेक्ट्रोस्कोपी थी। दोनों ही को ही हमने बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर लिया है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड यूनिट, जो कि है अपने पास केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स। ओके, ऑल राइट। तो पिछले सेमेस्टर्स में हमने ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में क्या पढ़ा था? एल्कोहल्स को स्टडी किया था, है ना? क्या स्टडी किया था? एल्कोहल्स को स्टडी किया था। यहाँ पे सेमेस्टर में हमारे पास क्या गिवन है? अपने फिनॉल्स को। ठीक है, क्या होता था एल्कोहल भाई? व्हाट वर एल्कोहल्स? तो हमने देखा कि जब भी हमारे पास चेन हो और इसमें OH ग्रुप अटैच हो, तो इसको हम क्या कहते थे कि ये अपना एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। फिर वो ऐसे भी हो सकती है ना? OH OH OH, है ना? तो ये डिफरेंट टाइप्स के एल्कोहल्स हमने पढ़े थे। यानी कि अगर हम अपने जो भी नॉर्मल एल्केन है उसमें से H को हटा के OH ग्रुप लगा दे, तो हमें क्या मिलता था? एल्कोहल मिलता था। ये हमने जनरल स्टार्टिंग में देखा था कि हम क्या कर रहे हैं, अपने रिस्पेक्टिव एल्कीन से जो ये CH4 था, मान लो ये CH4 है, ये आपका CH4 है, इसमें से मैं क्या करूं कि इस हाइड्रोजन को निकालूं, है ना? इस हाइड्रोजन को निकाला और इसमें क्या किया? OH जो है, OH ग्रुप का एडिशन कर दिया। ठीक है, OH ग्रुप का एडिशन करते ही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा OH, यानी कि ये मिल गया हमें CH3OH, यानी कि हमें मिल गया मीथेनॉल, है ना? मेथेनॉल मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह से होता है फिनॉल। नाम में क्या आ रहा है? फिनॉल। फिनॉल ऑल तो आ रहा है। ऑल मतलब, ऑल आने का जब भी मतलब है कि अपना जो फंक्शनल ग्रुप OH है, अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप, दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। ठीक है, तो फिनॉल्स जनरली क्या हो जाएंगे अपने पास? तो अगर हमारे पास क्या हो कि अगर अपने पास जब आपकी बेंजीन रिंग हो, है ना? अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम अपने सिर्फ एल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव करके हम कह रहे थे कि वी आर गेटिंग एल्कोहल्स। लेकिन यहाँ पे जब हमारी एरोमेटिक बेंजीन रिंग है ना? एरोमेटिक बेंजीन रिंग में से जब हम अपने H को निकाल के हम क्या अटैच करा दें? OH अटैच करा दें। OH अटैच करा दें, तो इसे हम कहते हैं व्हाट इज इट? ये हमारा बनता है फिनॉल्स। फिनॉल। ठीक है, ये क्या बना अपना? फिनॉल। यानी हम फिनॉल्स को क्या कह सकते हैं? फिनॉल्स जनरली क्या है, क्योंकि हमारा ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो ये आपके एरोमेटिक रिंग है। फिनॉल्स क्या है? आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। आपके जो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके जो एरोमेटिक न्यूक्लियस है, एरोमेटिक न्यूक्लियस से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेना, इसमें हम आगे फिर देखेंगे। फिनॉल्स आर द aromatic rings. Phenols are the aromatic rings containing hydroxy group. ठीक है, इनके पास क्या होगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप, और वो ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा? तो डायरेक्टली वो ग्रुप आपका डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक न्यूक्लियस, अटैच्ड टू एरोमेटिक न्यूक्लियस। ये डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक न्यूक्लियस का क्या कहने का मतलब है कि ये जो OH ग्रुप है, ये हमारा रिंग है, ये हमारी रिंग है एरोमेटिक, इसी वाले से अटैच है आपका OH ग्रुप, है ना? अच्छा, इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है? कैसे OH प्रेजेंट हो सकता है? मान लो कि अगर मैं ये एरोमेटिक रिंग बनाया, ये मैंने एरोमेटिक रिंग बनाया और यहाँ पे लिखा मैंने CH2OH, है ना? अगर मैं ये लिख दूं CH2OH, इसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे आपका जो है वो इस न्यूक्लियस से, एरोमेटिक रिंग के न्यूक्लियस से डायरेक्टली नहीं अटैच है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना? हमारी फिनॉल के लिए क्या कंडीशन है कि वो डायरेक्टली, दैट शुड बी डायरेक्टली अटैच टू द न्यूक्लियस, एरोमेटिक न्यूक्लियस है जो हमारा। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। ये देख रहे हो CH2OH, व्हाट डज इट मीन कि ये डायरेक्टली नहीं अटैच है? यानी कि हम मैम इसको हम क्या फिनॉल बोलेंगे? इसको हम फिनॉल बोल सकते हैं? तो नो, वी कैन नॉट कॉल इट फिनॉल।
ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इनको हम एरोमेटिक एल्कोहल्स बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इस टाइप का जब क्रिएट हो जाता है, जब आपका साइड चेन में हो जाएगा तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अपने पास फिनॉल है। जैसे हमने अल्कोहल में देखा था कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाई हाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, तो उसमें हमने क्या देखा कि जब एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक बोल रहे हैं, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको डाईहाइड्रिक बोल रहे हैं, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम ट्राईहाइड्रिक बोल रहे हैं, है ना। तो सिमिलरली अगर मैं आपको कुछ जैसे सपोज, ठीक है, एक है हमारे पास सिंपली OH, नेक्स्ट मैं ड्रॉ कर रही हूं OH एंड CH3, ठीक है, ये तो फिनॉल समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या लगा है आपके पास, OH एंड CH3 दोनों लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो OH एंड OH, ठीक, और OH OH, ठीक है, ये आपको 4 कंपाउंड्स दिख रहे हैं। अब हम इसके थोड़े से नेम पे आते हैं, ठीक है। देखो हमें क्या मिलेगा, सब में OH ग्रुप अटैच है और डायरेक्टली हमारे एरोमेटिक न्यूक्लियस अटैच है, तो यानी कि ये सारी आपकी क्या है, फिनॉल्स तो हैं, है ना, भले ही डिफरेंट टाइप के फिनॉल्स हैं लेकिन आपके ये क्या है, फिनॉल है। अच्छा ठीक है, ये आपका क्या है, ये तो सिंपली आपका फिनॉल है, ये अपना सिंपली फिनॉल है। कैसा है, मोनोहाइड्रिक है कि डाईहाइड्रिक है, बताओ भाई, मोनोहाइड्रिक है कि डाईहाइड्रिक है कि ट्राईहाइड्रिक है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब एक OH ग्रुप अटैच है एंड हेंस व्हाट वी विल कॉल इट, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कह लेंगे हम इसको, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कह लेंगे। नेक्स्ट इसमें है OH एंड CH3, इसका जो नॉमेनक्लेचर मैंने बताया था आपको एरोमेटिक कंपाउंड में, जो कि लास्ट सेमेस्टर में था, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, ये अपना ऑर्थोस्ट्रेसॉल होता है, ऑर्थोक्रेसॉल या फिर सैरोसॉल जो भी आप कहते होगे, तो ये ऑर्थोक्रेसॉल होता है। CH3 से ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैच OH रहता है, इसको हम ऑर्थोकैरोसॉल बोलते हैं। अच्छा ये कैसा है, ये मोनोहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक है, ट्राईहाइड्रिक है, तो ये अपना कैसा हो जाता है, ये अपना मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये भी अपना कैसा हो जाएगा, ये अपना मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। ये इस पे आओ, OH ये आपको मेटा पोजीशन पे OH अटैच देखने को मिल रहा है, और ऐसे इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इसको हम रेसोसरॉल कहते हैं, रेसोसरॉल कहते हैं, रेसोसरॉल, ठीक है। ये अपना कैसा हो जाएगा, ये अपना डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा, ये अपना डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितना OH प्रेजेंट है, तो 2 OH प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या, इसका क्या नाम, मतलब ये कैसा एल्कोहल किस टाइप में आ जाएगा, अपने डाईहाइड्रिक एल्कोहल की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो ये 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 1 OH 2 OH एंड 3 OH, तो ये तो हमको सिंपली पता चल रहा है कि ये अपने पास ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ये कैसा हो जाएगा भाई, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये अपना कैसा हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। अच्छा इसका नाम क्या होता है, इसका जनरल नेम की अगर हम बात करें तो पाइरोगैलॉल, पाइरोगैलॉल, ठीक है, ठीक। तो ये कुछ एल्कोहल्स हैं जो इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, जिनका आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए। बाकी IUPAC के अकॉर्डिंग तो आई होप आप लोग कर लोगे। तो हमने पहले ये चीज देखी कि फिनॉल्स जनरली क्या होते हैं, तो फिनॉल्स जनरली ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पे आपकी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, उस एरोमेटिक जो रिंग है, उस एरोमेटिक रिंग के न्यूक्लियस से डायरेक्टली हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, उन्हें हम फिनॉल्स बोल रहे हैं। इतना आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट चीज हम क्या देखें कि अकॉर्डिंग टू जो नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप हमारे जो फिनॉल्स हैं वो डिफरेंट क्लास में कैटेगराइज हो रहे हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द हमारे नंबर ऑफ, इसको हम लिख ही लेते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप present on the aromatic nucleus, they are classified as, इनको हम क्या आगे कह सकते हैं, they are classified as monohydric, है ना,
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नहीं, फिनॉल, है ना, इस बार क्या होंगे, फिनॉल होंगे। पिछली बार एल्कोहल देखा था, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक डाईहाइड्रिक फिनॉल, एंड लास्ट आपका क्या हो जाएगा, एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स। ये भी पॉइंटर आई होप सबको क्लियर है कि कितना आपका एरोमेटिक रिंग पे कितने OH ग्रुप अटैच है, उसके हिसाब से हम किसमें क्लासिफाई कर रहे हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स। ठीक है, अब देखो एक चीज और मैंने आपको बताया यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज की, अगर आपके एरोमेटिक जो रिंग है उसके बगल में कोई साइड चेन प्रेजेंट है, उस चेन से अगर OH अटैच है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसको फिनॉल नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उनको हम एरोमेटिक एल्कोहल्स बोलने वाले, उनको हम क्या बोलेंगे, वी विल रेफर देम एज एरोमेटिक एल्कोहल। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। क्या हम कह सकते हैं, कंपाउंड्स which contain OH group attached to the side chain, है ना, side chain of aromatic nucleus are termed as अपना एरोमेटिक अल्कोहल। ये क्या बन जाते हैं अपने, ये हमारे एरोमेटिक अल्कोहल्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख लोगे, है ना, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हो CS2OH। ठीक है, ठीक है, तो CS2OH हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक अल्कोहल हो गया। ठीक है, अब ये कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका मेथ एथ, है ना, यहाँ पे क्या अटैच है, इथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे आपका क्या अटैच है, इथाइल ग्रुप अटैच है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, टू फिनाइल इथेनॉल। जनरली हम इसको क्या बोलेंगे, टू फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, अच्छा, अगर सिंपली हमारे पास क्या हो, सिंपली हमारे पास CH2OH हो, इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम जनरली बोलते हैं बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल, कब बेंजिल होता है, कब बेंजल होता है, ये सारा चीज हमने एरोमेटिक कंपाउंड के केस में देखा है, तो ये हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर है, और जो छोटी मोटी नॉमेनक्लेचर है अल्कोहल्स के केस में वो आप कर लोगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है वो हमने देख लिया। एक चीज मैं और बता दूं कि ये जनरली हमारा ये जो लेक्चर है ये हमारा डेमो लेक्चर होने वाला है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर के तौर पे, और इसके बाद की अल्कोहल्स की जो भी यूनिट्स होंगी वो आपको बैच में देखने को मिलेंगी। कौन सा बैच है मैम, तो ये हमारे पास बीएससी 4th सेम का बैच होता है जिसका नाम है सारथी बैच। ठीक है, बीएससी 4th सेम का बैच जो कि है सारथी बैच। ये बैच आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप जब प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे वहां पे आपको ये बैच कोर्स सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, इस बैच में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, ये पांचों ही सब्जेक्ट्स एक ही जगह पे कवर किए जाते हैं। ठीक है, और इस बैच में आपको क्या क्या मिलता है, अगर आपको देखो इसमें पीसीएम है ना, पीसीएम यानी बीएससी मैथ से हो तो भी ये आपके लिए यूजफुल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और अगर आप बीएससी बायो से हो यानी कि जुओलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, तो भी ये बैच आपके लिए यूजफुल है। इस बैच में मिलेगा क्या, तो आपको सारे थ्योरी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो आपके पास एमसीक्यूज रहेंगे, जिस भी फॉर्मेट में आपका एग्जाम है आप उसके अकॉर्डिंग रेफर कर सकते हो। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर दी जाती है, और लेक्चर्स तो एज इट इज प्रोवाइड किए ही जाते हैं। तो ऑल टुगेदर वन स्टॉप सोल्यूशन है जो कि आपके सेमेस्टर्स की प्रिपरेशन को बहुत ही इनहांस कर देगा। बात करें बैच की प्राइस की, तो इस बैच की प्राइस ओनली 699 ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 699 है, बहुत ही अफोर्डेबल है। इस 699 में ये जो भी सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे सारे के सिलेबस पूरे किए जाएंगे। ठीक है, जब तक आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हो जाता तब तक आपका क्या कहते हैं, ये जो 699 प्राइस है ये आपका वैलिड रहने वाला है। तो जल्दी से एनरोल हो जाओ और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करो। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि है अपने पास स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पे, है ना। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की अगर बात करें तो एक है हमारे पास एल्कोहल, एक है फिनॉल। देखो ये है अपने पास फिनॉल,
है ना, ये है अपने पास फिनॉल, ये है अपने पास, ऐसे नहीं बनाऊंगी, कौन, फिनॉल। ठीक, क्या है भाई ये, फिनॉल। और एक हम देखते हैं क्या चीज, एल्कोहल्स देखते हैं। तो कुछ भी ये हम जनरली अपने पास फिनॉल है, एल्कोहल में कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो हम सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लें CH3OH का, CH3OH। अब दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके इनके स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्डिंग को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हम बात करें अपने फिनॉल की, तो फिनॉल में जो ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होता है, ये आपका कितना आता है, ये आता है आपका 109 डिग्री। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये आपके पास कितना निकल के आता है, 109 डिग्री। ठीक है, किसके किसके बीच, ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा ना, कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड एंगल 109 डिग्री आता है। अच्छा, ये ऑक्सीजन पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी होगी, तो ये ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज होता है sp3 हाइब्रिडाइज, ये आपका हाइब्रिडाइज होता है sp2 हाइब्रिडाइज। ये आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 होती है। ठीक है, अब एक और चीज की, जो ऑक्सीजन है और ये कार्बन है ना, ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है ये कितना है, तो ये आपका आता है, ये बॉन्ड लेंथ आपका हो जाता है 136 पिकोमीटर। ठीक है, ये कितना होता है बॉन्ड लेंथ, दैट इज गोइंग टू बी 136 पिकोमीटर। अच्छा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ होता है दैट इज योर 112 पिकोमीटर। कितना होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ 112 होता है, और जब फिनॉल्स में ऑब्जर्व किया जाता है तो ये आपको 136 पिकोमीटर ऑब्जर्व होता है। मैम ऐसा क्यों, दोनों ही कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है और दोनों ही OH ग्रुप की वजह से आ रहे हैं ऑक्सीजन, तो क्यों वहां पे यहाँ पे क्या है, कम देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। एक क्वेश्चन तो ये आपके पास, ये अरे 112 36, ये 42 होता है, तब इसका ज्यादा आएगा, है ना, ये आपका 142 पिकोमीटर। ठीक है, ये ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो भाई यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, अब इस और यहाँ पे ये बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, होगा क्या, हम क्या जानते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, कार्बन ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ना, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और उस रेजोनेंस की वजह से इस वाले कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। क्या चीज मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, और सभी को पता है कि बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेटेड होती है, वहां पे रेजोनेंस होता है, तो इसी रेजोनेंस, इस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये रेजोनेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं डेवलप होगा। आपको क्या पता है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं उनके बीच में बॉन्ड लेंथ कम होता है एंड बॉन्ड स्ट्रांग होती है ना, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी ना, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको बॉन्ड लेंथ क्या देखने को मिल रही है, कम देखने को मिल रही है। अभी भी नहीं क्लियर हुआ क्या कि ये कैसे, अच्छा देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अपने पास क्या है, फिनॉल है ना, फिनॉल यही स्ट्रक्चर होगा, अरे भाई क्या है, हैंग कर रहा है किस, ठीक है, यहाँ पे है अपना OH। अब इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा भाई, अगर हम इसमें जो मूवमेंट है उसको दिखाए, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर को डोनेट करेगा, इसके पास एक्स्ट्रा है, ये क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर को डोनेट करेगा। अब जब ये डोनेट करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, है ना, ये वाली जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, एग्जैक्टली यही होगा, तो ये वाली बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगी, तो इस वजह से यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, देखो क्या स्ट्रक्चर निकल के आएगा, तो ये हो गया आपका ऐसे, और ये दोनों बॉन्ड तो एज इट इज रहेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड टूटी है, यहाँ पे शिफ्ट हुई है, तो यहाँ पे आ गया अपने पास नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है भाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, और इसने इसको डोनेट किया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और एक लोन पेयर रह गया साथ में हाइड्रोजन। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है, ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ठीक, फिर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वो तो चीज समझ में आ रही है, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये नेगेटिव तो एज इट इज रहने वाला नहीं है, अब ये नेगेटिव क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो यहाँ वाला पॉजिटिव ये वाला डबल बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा। अब कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा भाई, अब क्या स्ट्रक्चर मिल जाएगी, तो देखो यहाँ पे ये हो गया अपने पास, ये वाला इसके पास डबल बॉन्ड फॉर्म किया, ओके, ये वाला इसको माइग्रेट कर गया, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ऑल राइट, और ये वाला तो बॉन्ड इसी तरह रह गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और प्लस और H। ठीक है, अब वापस से क्या होगा, वापस से हम बॉन्ड, ये वाला क्या करेगा, ये वाला आपका सोचेगा यहाँ पे बॉन्ड बनाने का, है ना, ये वाला सॉरी, हाँ, ये वाला यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। अब ये जब बॉन्ड बनाएगा तो ये भी तो खिसक लेगा, यही तो हो रहा है, देखो यहाँ पे जब ये नेगेटिव चार्ज था, ये बॉन्ड बनाने आया, तो ये क्या किया, ये खिसक लिया, है ना। अब यहाँ पे जब ये यहाँ पे जाके क्या किया, इसने नेगेटिव चार्ज बना, ओ भाई ये स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गई ना, देखो क्या हुआ है कि ये माइग्रेट किया है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे इस बार ये नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, देखो ये वाला माइग्रेट किया है तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये तो इसने क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, यहाँ पे आपका बॉन्ड बन गया है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के बाद से ये जो है दिस इज गोइंग हियर, और जब ये जाएगा तो ये आपका माइग्रेट करेगा, ये आपका माइग्रेट करेगा, तो बॉन्ड बनाओ, तो फिर नेक्स्ट आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या देखने को मिल जाएगा, भाई क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड O और H, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज, जिससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे इसको सही करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, ये गया इधर और ये आया, ठीक है, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गया इसके पास डबल बॉन्ड बनाने, तो यहाँ पे आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब वापस से क्या होगा, तो वापस से ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ माइग्रेट करेगा, और ये क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे, और इसके पास जैसे ही ये जाएगा तो वापस से जो स्टार्टिंग वाला स्ट्रक्चर था वो हमें मिल जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, और ये हो गया डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड O और H, और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वापस से आ गए। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, टोटल आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिले। इसका मतलब है देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, स्ट्रक्चर नंबर इसको 1 बोले, ये आपका 2 बोले, ये आपका 3rd है, ये आपका 4th है, एंड ये आपका 5th है। तो जो फर्स्ट से सेकेंड से 4th वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें क्या हो रहा है भाई, उसमें हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जा रहा है ना।
डबल बॉन्ड जनरेट हो जा रहा है, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है और वहां भी आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो गया, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के जनरेट होने की वजह से डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, एनएन से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो गई, लेकिन इसमें कुछ ऐसा रेजोनेंस टाइप का तो है नहीं, रेजोनेट तो करेंगे नहीं, रेजोनेंस आएगा नहीं, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं डेवलप होगा और ये स्ट्रक्चर आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा एंड 142 पिकोमीटर रहेगा, यहाँ पे 136 पिकोमीटर रहेगा। तो आई होप इसको आपको इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, partial double bond character बिटवीन किसके बीच में हो रहा है भाई, कार्बन एंड ऑक्सीजन, है ना, कहाँ पे हो रहा है, तो अपने फिनॉल्स में हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन फिनॉल्स द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, कम हो गई है, ठीक। अब एक चीज और नोट करने वाली है यहाँ पे, अगर हम नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, डाइपोल मोमेंट इसी स्ट्रक्चर इन बॉन्डिंग में। तो हम कंपेयर करें अगर फिनॉल्स का डाइपोल मोमेंट एंड अपनी जो है एल्कोहल्स का डाइपोल मोमेंट, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। अच्छा एक बार फिर से देखते हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इन्हीं के डाइपोल मोमेंट्स के बारे में, डाइपोल मोमेंट। तो देखो ये है अपने पास क्या, फिनॉल OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या है अपने पास, एल्कोहल, इससे अटैच है 3 हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑल राइट। तो ये है फिनॉल, ये है एल्कोहल। अब क्या होगा इसमें कि फिनॉल और एल्कोहल में आप क्या ऑब्जर्व करो, ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, OH, यहाँ पे भी OH। आप क्या जानते हो, ये ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन, तो इसके पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि इस पे भी आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी सेम सिचुएशन है कि कार्बन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन पे आपके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे अटैच कौन है, CH3 ग्रुप, ये कौन अटैच है, आपकी CH3 ग्रुप अटैच है। यहाँ पे आपकी फिनाइल रिंग अटैच है, कौन अटैच है, आपकी फिनाइल रिंग, ये रिंग जो है वो पूरी अटैच है OH से, यहाँ पे आपकी CH3 ग्रुप अटैच है। अब ये बताओ फिनाइल रिंग का नेचर कैसा होता है, तो मैं बोलोगे मैम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, है ना। देखो यहाँ पे जो फिनाइल रिंग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनाइल रिंग आपका ये वाले केस में लेस पोलर होगा, ये वाला जो आपका फिनाइल एल्कोहल है, फिनॉल है, वो लेस पोलर होगा एज कंपेयर टू एल्कोहल। ये क्यों होगा, इसी बात को हम समझना, ये आपका लेस पोलर है और ये आपका मोर पोलर है। क्यों मैम, कैसे, तो यहाँ पे आपका क्या है, फिनाइल रिंग है और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है और इसका क्या नेचर है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है। इसका नेचर कैसा है, आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, या फिर ERG लिख लेना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, ठीक है। यानी कि ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, +I इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि -I लग रहा होगा,
तो इस वजह से ये अपनी तरफ पुल करेगा, ये नेगेटिव है, ये अपनी तरफ पुल करेगा तो ये लेस पोलर हो जाएगा। लेकिन ये ऑलरेडी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, इस वजह से ये क्या हो जाना है, ज्यादा पोलर हो जाना है। ये जो आपका अल्कोहल है वो आपका ज्यादा पोलर हो जाएगा, लेकिन जो आपका फिनॉल है वो आपका लेस पोलर हो जाएगा। ये क्यों हुआ? आपका यहाँ पे CO बॉन्ड फिनॉल्स में लेस पोलर हो रहा है क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का आपका फिनाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, इसमें हम मेंशन करेंगे बिकॉज ऑफ द COH bond in phenols is less polar because of the presence of electron releasing nature फिनाइल ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का कौन है, फिनाइल ग्रुप है, और ये फिनाइल ग्रुप क्या कर रहा है, आपका आई इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, तो आपका उस वजह से क्या हो जा रहा है, आपका इस वजह से यहाँ पे लेस पोलर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है इस वजह से। ठीक है, अरे ये विड्रॉइंग है ना, तो इस वजह से ये आपका लेस पोलर हो जा रहा है, इसे लिख लेना। और यहाँ पे क्या है, वही अल्कोहल्स में आपका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से वो आपका मोर पोलर नेचर का हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर है। ठीक है, इसमें हम मेंशन करेंगे कि CH3 इन alcohols is electron releasing group, है ना, which produces प्लस आई इफेक्ट। ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, प्लस आई इफेक्ट एंड हेंस इज मोर पोलर। ये क्या हो जाएगा, ज्यादा पोलर हो जाएगा एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, अल्कोहल एंड फिनॉल्स दे के पूछे कि आपके कौन से ज्यादा पोलर है एंड विच आर गोइंग टू बी लेस पोलर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं, जो कि है अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अगर हम फिनॉल्स, तो अगर हम फिनॉल्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, जनरली फिनॉल्स कलरलेस होते हैं। पहली चीज कि ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, जनरली इनमें कलर नहीं ऑब्जर्व होगा। हालांकि जब ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, जब आपके क्या होंगे, जब ऑक्सीडाइज होंगे, व्हेन ऑक्सीडाइज्ड, है ना, जब ऑक्सीडाइज होंगे तो इसमें से क्या आएगा, रेड टिंट आएगा, रेड टिंट। ठीक है, रेड टिंट कलर का मतलब, रेड टिंट मतलब कि कलर ऑब्टेन, कलर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जनरली ये कैसे होते हैं, ये आपके कलरलेस होते हैं। ठीक, अच्छा, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, तो यहीं पे लिख लेना कलरलेस, लिक्विड या फिर सॉलिड, किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, या तो ये कलरलेस लिक्विड होंगे या फिर कलरलेस सॉलिड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। देखो बॉइलिंग पॉइंट की, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो फिनॉल्स की बॉइलिंग पॉइंट है, जब हम कंपेयर करते हैं अपने अल्कोहल से, क्या चीज, फिनॉल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब हम अल्कोहल्स के कंपैरिजन में करते हैं ना, तो फिनॉल्स की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिलती है। ये क्यों होता है, क्या बोल रही है मैम, एक बार फिर से बोलिए। तो जो फिनॉल्स होंगे ना, जैसे मान लो हमने एक फिनॉल लिया, कोई भी लिया, और एक हमने अल्कोहल लिया, अगर हम देखें दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम टाइप का, रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट सेम है, उस केस में भी फिनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो हाई होगी एज कंपेयर टू अल्कोहल। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो आप अगर ऑब्जर्व करो कि जैसे मान लो मैं एक कंपाउंड आपको लूं, मैं कोई भी कंपाउंड ले लो, जनरली हाई होता है,
लेकिन अगर एक और चीज में नोटिस करने वाली ये होती है कि अगर सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, अगर फिनॉल्स में सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, ये तो पॉइंट, एक पॉइंट हुआ कि फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है कंपेयर टू अल्कोहल। इसी का एक और पॉइंट है कि अगर आपका फिनॉल जो है वो सब्स्टिट्यूटेड हो जाए, मान लो CH3 सब्स्टिट्यूशन है या फिर क्लोरोब्रोमो टाइप का हैलोजन सब्स्टिट्यूशन है, कोई भी नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन है, एनी सब्स्टिट्यूशन है, नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन ही ले लो, तो इसमें जब सब्स्टिट्यूशन हो जाए ना और आपका, तो ये पोजीशन क्या है उस पे भी डिपेंड करती है आपकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक है, ये क्या है, ये तो हमारा ऑर्थोफिनॉल बन जाएगा, ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, ये हमारा क्या है NO2 और OH, ये हमारा पैराफिनॉल बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा मेटाफिनॉल बन जाएगा, NO2 और OH, ये हमारा मेटाफिनॉल, ये पैरा एंड ऑर्थो। तो इनमें भी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है एक ही सब्स्टिट्यूट, तीनों में ही क्या है नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड, ये भी नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड, तो तीनों ही अपने पास नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड है। और इस नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड में भी इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है एंड मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज गोइंग टू डिफर। अब ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे जब सेम सब्स्टिट्यूशन होता है तो वहां पे जो रोल प्ले करता है वो आपकी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वहां पे आपकी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें देखा क्या गया कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है वो हाईली वोलाटाइल होता है, ठीक है। क्यों होता है आपका हाईली वोलाटाइल, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास नाइट्रोफिनॉल है NO2, इधर बनाती हूँ, ठीक है। ये अपने पास क्या है भाई, ये अपने पास जो है नाइट्रोफिनॉल है, और नाइट्रोफिनॉल में ये जो हाइड्रोजन है इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, ये क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड बनेगा ये क्या है, डॉटेड लाइन से जो बॉन्ड बनता है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और क्योंकि ये बॉन्ड जो है कैसे बन रहा है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, देखो आपके एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर बन गया है, किसी दूसरे आपके नाइट्रोफिनॉल वाले मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये क्या था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है, क्या है, इंट्रामोलिकुलर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। और इस इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि आपस एक दूसरे कंपाउंड में एक इंटर नहीं है, कहने का मतलब है कि दो, जैसे मान लो दो के बीच में नहीं कोई बॉन्डिंग हुई है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर बॉन्डिंग हुई है, तो ये किस प्रॉपर्टी को राइज करेगा, इसकी जो वोलाटिलिटी होगी ना वो हाई होगी। वोलाटाइल मतलब कि जैसे मान लो कैम्फर होता है, तो कैम्फर को ओपन एरिया में रख दो वो उड़ जाता है ना, एस्केप करने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है जब आपका इंट्रा होता है तो। और इस केस में आपकी सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपकी वोलाटिलिटी जो है, वोलाटिलिटी, इसका जो वोलाटाइल नेचर होगा दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, बट सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी भाई। क्यों, क्योंकि ये जो है ये कैपेबल नहीं होगा H2O के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे देखो, जैसे मान लो अपने पास पैरानाइट्रोफिनॉल अगर हो अपने पास क्या हो, पैरानाइट्रोफिनॉल हो, है ना, पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, अब ये हमारा NO2 है ना, और इधर क्या होगा OH, ये होगा, ठीक। अब दूसरा बना, ये हमारा क्या है, ये पैरा है, ये पैरा है। दूसरा अगर हम बनाए तो देखो, ठीक है, और यहाँ पे OH, यहाँ पे इस बारी NO ठीक है। अब देखो जब ये दोनों क्या है, ये दोनों, ये आपके पैरानाइट्रोफिनॉल है और ये भी आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये भी आपका क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल है। इन दोनों, ये दोनों क्या करेंगे, इनके पास एक H2O मॉलिक्यूल अगर आए, H2O मॉलिक्यूल अगर आए तो ठीक है,
तो ये क्या करेंगे, ये कैपेबल है, ये कैपेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, है ना। तो ये H2O के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर, एक दूसरे के मॉलिक्यूल के बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इंटरमोलिकुलर नहीं कहेंगे, जनरली ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन, इंटरमोलिकुलर तो होगा ही होगा, लेकिन ये जनरली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि इनमें क्या है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। एक तो ये हुआ। अच्छा, जब लेकिन यहाँ पे इंटरमोलिकुलर नहीं हुई है ना, यहाँ पे तो हमने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उस केस में आपका क्या होगा, अब देखो यहाँ पे, अब इंटरमोलिकुलर इसके बीच में H बॉन्डिंग कैसी होगी, इंटरमोलिकुलर कैसे होगी, तो अपने पास प्रेजेंट है NO2, ठीक है, और यहाँ पे है OH ग्रुप, और यहाँ पे ये हो गया अपना दूसरा मॉलिक्यूल, और यहाँ हो गया OH ग्रुप, और ये हो गया आपका NO2, ठीक। अब इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर, ये क्या बना, यहाँ पे आपकी इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग हो रही है। ये सारा पैरानाइट्रोफिनॉल का केस देख रहे हैं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बन रहा है। अब इस वजह से क्या होगा, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनने की वजह से इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, क्योंकि अब इनके हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड है, और बॉइलिंग पॉइंट तभी होता है जब बॉन्ड ब्रेक होगा एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, तभी आपकी वो बॉइल करेगी या फिर मेल्ट करेगी। तो इसका आउटकम ये आएगा कि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, यहाँ पे इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर होने की वजह, सॉरी इंट्रामोलिकुलर होने की वजह से आपकी वोलेटिलिटी बढ़ गई। अब जब ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए तो पानी में डालोगे तो पानी में क्या ये डिसॉल्व होंगे, पानी में तो हाइड्रोजन बॉन्ड अब बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है, और वो बॉन्ड कैसी है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये H2O के साथ यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ किसी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन ये जो है ये आपस में इंटर नहीं, एक ही मॉलिक्यूल में नहीं इन्होंने बनाया है, ये एक दूसरे के साथ मिलके बना रहे हैं, और इस केस में आपका क्या बना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना, और इसका रिजल्ट क्या आएगा कि सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी H के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, और इंटर बनाने की वजह से आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली हाई हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि वहां पे क्या है, मॉलिक्यूल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग टाइप की बॉन्ड आ गई, और उसको ब्रेक कर पाना यहाँ पे टफ हो जाएगा, और टफ हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या आउटकम मिलेगा कि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई, बढ़ गई। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा सा लिख विक लेंगे, और क्या लिखना है, पूरी चीजें तो हो ही गई। नेक्स्ट क्लास में हम अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि जो फिनॉल है उसको प्रिपेयर करने का क्या मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो आज के लेक्चर के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।